नमस्कार। बुधवार का दिन, आज मार्केट्स मंगलवार की एक अच्छी खासी तेजी के बाद पॉज लेने के मूड में है, थोड़ा रुकने के मूड में है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है बिकॉज मार्केट जब इतनी लंबी एक दिन में छलांग लगा लेता है तो फिर थोड़ा कूल ऑफ होता है मार्केट। पीछे जो उस दिन नहीं चले थे वो शेयर कैचअप करते हैं, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन मंगलवार की तेजी के क्या डिफरेंट मायने हैं, फंडामेंटली क्या चेंज हो गया? देखिए, बेसिकली ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तब से उन्होंने जो एक टैरिफ का एक नया बिजुका छोड़ के रखा था, उस एक बंदर घुड़की का बेसिकली पटाक्षेप हो गया। क्योंकि एक लेवल तक ही कोई धमकी चल सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी के पास कुछ बचता नहीं है तो अल्टीमेटली वो रिटेलिएशन पे आ जाता है, मतलब वो प्रतिकार करने लग जाता है। जब तक कुछ खोने को है ना, तब तक तो वो बचता रहेगा आपसे, चाहे कंट्री की बात होगी चाहे किसी आदमी की बात होगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब कुछ बचा ही नहीं है तो अब क्या करेंगे, आप सामना करेंगे। देखते हैं क्या होता है, जो देखते हैं। और यही हुआ बेसिकली, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी 90 डेज का पॉज आ चुका। बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगाया था ट्रंप ने 10% के बेस्ट टैरिफ के साथ में 90 डेज का पॉज आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार के लिए ट्रंप बैकफुट पे आ गए। ठीक है, यहां तक भी ठीक था। लेकिन अब जो चाइना के साथ उन्होंने टैरिफ वॉर खेला था कि 125-25% तक, मतलब 100% से ऊपर जब टैरिफ लग गया, दैट मीन्स यू डू नॉट वांट टू ट्रेड ऑन ईच अदर। तो जब एक साथ ट्रेड ही नहीं करना तो आप कितना ही टैरिफ लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली अभी संडे को यानी वीकेंड्स पे क्या हुआ, अपने मंडे को हमारे मार्केट्स तो बंद थे, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला कि जो सॉफ्टवेयर्स हुए, चिप्स हुई, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है ना टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उन सब के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, हम उसको वेव ऑफ करेंगे। बाकी सारे सेगमेंट में चलती रहेगी। और फिर मंडे को जब जिस दिन हमारे मार्केट बंद थे, वहां पे ऑटो के लिए भी आ गया कि ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंसिलरी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो अमेरिका जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था, वो भी अभी हाल्ट कर दिए हैं, वेव ऑफ कर दिए हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, आप जो इतना बड़ा खेला आपने, पूरी दुनिया को एक रैंसम में रखा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरी दुनिया में रिसेशन का माहौल लेके आ गए। तो अल्टीमेटली क्या आपको पता नहीं था कि ये प्लान पहले ही आपके ऊपर बैकफायर हो सकता है? बट शायद ट्रंप के मन में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन उनको अंदेशा नहीं था कि दुनिया इस कदर आ जाएगी। और दुनिया की छोड़ो, सबसे पहले चाइना इस कदर सामना करेगा, उनकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा होगा कि टेबल पे आ जाएंगे। बट बेसिकली होता क्या है, जब नंबर 1 और 2 लड़ते हैं ना, तो कोई बचाने नहीं आता। हाँ, नंबर 1 और 5th लड़ेगा या नंबर 3, 4, 5 लड़ेगा, तो क्या होगा, 1 और 2 वाले जो है ना, ऊपर वाले जो टॉप बादशाह हैं, टॉप दादाजी जो हैं, सब यही कहने आ जाएंगे कि भाई लड़ो मत, चुप कराने आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों जब दादा लड़ने लग जाते हैं, दोनों बॉस लड़ने लग जाते हैं, तो नीचे वालों में किसी की कोई हिम्मत नहीं। और यही हुआ, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के कोई भी कंट्रीज हो, वो सब चुपचाप से बैठे। अमेरिका जो बोला, हाँ भाई कर लेंगे। हाँ, यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा बोला था कि हम रिटेलिएशन में हम भी टैरिफ लगाएंगे, जब चाइना ने बोला ना कि, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उन सबको पहले से कुछ अंदेशा होगा। अब इस बात की एसईसी भी जांच करेगा कि नहीं करेगा कि सबसे ऊपर में किसने शॉर्ट किए थे और नीचे में वापस किसने बाइंग किया, ये तो कौन जानता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स है, जो कैपिटलिज्म जहाँ है वहाँ चोरी तो हमेशा चल देगी। अब उस बात को हम बाजू रखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली फंडामेंटली ये जो डिसीजन आया ना, ये क्यों डिफरेंट है। बेसिकली एक बात तो तय है कि ये जो क्रिटिकल जो चीजें हैं ना, क्रिटिकल मतलब हुआ टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड, दुनिया अधिकतर इन्हीं के आगे पीछे घूमती है। तो इनके पीछे वेवर लग गया, इनके पीछे पॉज लग गया टैरिफ का। दैट मीन्स ये हो गया कि अभी टैरिफ का जो डर था वो अब नहीं होना है। इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर टैरिफ का डर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अभी भी कुछ है, लेकिन बस उसको बाजू में रखते हैं एक बार, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है ग्लोबल ट्रेड का। तो बेसिकली अमेरिका का और यूरोप का और चाइना का जो बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड होता है ना, वो इन्हीं चीज़ों के बीच में होता है। अब हम समझते हैं बात को कि इसका मार्केट के ऊपर इमीडिएट इंपैक्ट क्या है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है समझना। उसी से फंडामेंटली डिफ्रेंसिएशन आ रहा है। बेसिकली जो टैरिफ की वॉर शुरू हुई थी, उसके बाद से अमेरिका में रिसेशन के चांसेस बोल गए थे कि लगभग 80-90% रिसेशन के चांसेस पक्का हो गए थे, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, महंगाई है अमेरिका के अंदर। अब महंगाई के अंदर जब आप चीज़ें की और महंगी करेंगे तो डिमांड कोलैप्स हो जाती है, तो रिसेशन आना स्वाभाविक है। स्टैगफ्लेशन भी आ सकता है, जो रिसेशन से भी बुरा है। तो इस केस में यूएस का जो विक्स है, यूएस विक्स मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो 60 के पार चला गया था। और 60 के पार जाने का मतलब है कि किसी आदमी का ब्लड प्रेशर 200 के पार चला गया।
ऐसा समझते हैं। तो अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर 200 के पार चला गया, इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी वेंटिलेटर के ऊपर है। अब उसको अगर जिंदा रखना है तो ब्लड प्रेशर कम करना कंपलसरी है। उसी प्रकार विक्स इमीडिएटली जब ये टैरिफ का पॉज आया, टैरिफ का जो वेवर आया, उस वेवर के आते ही इमीडिएटली लगभग 30 के नीचे आ गया। यूएस विक्स की हम बात करें, इंडियन विक्स भी 20 के नीचे आ गया, बट इंडियन विक्स क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा क्योंकि इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी थोड़े से रेजिलियंस दिखा रहे हैं, थोड़ी मजबूती दिखा रहे थे पहले से ही। उनका कारण क्या होगा उसको बाद में बात करते हैं, लेकिन पीछे में हम ये समझते हैं कि जब विक्स यानी ब्लड प्रेशर किसी मरीज का कम आ गया, इसका मतलब उसका जिंदा होने के चांसेस बच गए। और यही हमने देखा कि इमीडिएटली मार्केट ने एक बॉटम बना लिया। विक्स नॉर्मली हमें इंडिकेशन देता है कि अगले 20 से 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई वॉलेटिलिटी आ रही है तो वो वॉलेटिलिटी विक्स अपने भाव के अंदर इनकलकेट करके हमारे को बढ़ावा भाव दिखाता है। तो इस प्रकार अगर कोई और बैड न्यूज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नई अगर कोई बैड न्यूज़ निकाल के लेके आगे, जैसे कि भाई साहब की आदत है हमेशा के लिए, तो तब तो कुछ और होगा, विक्स भी अलग हो जाएगा। क्योंकि विक्स का जो डेरिवेशन है, डेराइव होता है, विक्स की जो प्राइसिंग है वो डेली के हर सेकंड में निकल रही है। तो इस प्रकार अभी का जो विक्स हमें ये बता रहा है कि आगे आते हुए चलते हुए 15-20 दिन महीने भर तक के लिए मार्केट ने इमीडिएट बॉटम बना लिया है। अब ये बॉटम फंडामेंटल किसी रीजन की वजह से बन रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर कुछ नया लेके आ गए तो बात अलग है, बट अभी के लिए लगता है कि मार्केट ने एक बार बॉटम बना लिया। अभी मार्केट ने बॉटम बना लिया, कौन से सेक्टर्स ने बॉटम बनाया नहीं बनाया वो अलग बात है। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो मार्केट के साथ में, मार्केट के गिरने के साथ में जो सेक्टर गिरे थे, वो सेक्टर जो सबसे पहले कवर कर गए, अगर हम बात करेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स, ये सबसे पहले रिकवर कर गए हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे लगता है कि बॉटम बन चुका है। और इस बॉटम रिकवर करने से पहले ये जो सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स की जो सेक्टोरियल इंडाइसिस है ना, वो गिरना बंद कर दिए थे। मार्केट गिर रहा था, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही थी, लेकिन वहाँ पर वो इंडेक्स नहीं गिर रहे थे। इसका मतलब लगता है कि एक बार मार्केट ने बॉटम बना लिया। अब हम थोड़ी सी इस ट्रंप के जो इस मूव के पीछे की थोड़ी मंशा समझ लेते हैं। इससे हमारे को इस बात की फंडामेंटल रीजनिंग समझने में मदद होगी। ट्रंप मेरे हिसाब से, क्योंकि बेसिकली ट्रंप के दिमाग में घुस के तो कौन देख सकता है, लेकिन हम जब पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्ट न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, उस बात में अगर समझते हैं तो क्या हुआ, बेसिकली ट्रंप की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ट्रंप की एक्चुअल प्रॉब्लम है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। मतलब यूएस ने इतना सारा कर्जा ले रखा है, तो वो कर्जा जब वो चुकाने जाएंगे, जब अभी 25 के एंड में और 26 के एंड में जब रीपेमेंट आएगा और इंटरेस्ट का पेमेंट जो आएगा, तो वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो उन्होंने काफ़ी करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली डेट कब लिया हुआ है, डेट कब लिया हुआ का मतलब फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट प्रिंटिंग करी थी कोविड के जस्ट बाद में। मतलब उस टाइम इंटरेस्ट रेट थी लगभग 0.5% से 1.5% के बीच में। अभी बॉन्ड यील्ड चल रही है लगभग 4.25-4.5 के आसपास। दैट मीन्स बिलियंस ऑफ डॉलर का जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, वो पेमेंट बढ़ी हुई रेट के ऊपर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट चाह रही है, ट्रंप चाह रहे हैं कि वो जो इंटरेस्ट का रेट है वो कट हो जाए। ऑलरेडी फेडरल रिजर्व बैंक ने 0.5% रेट कम करी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में ट्रांजिशन नहीं हुआ, बिकॉज अमेरिका में जो महंगाई है वो महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अब गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने सोचा कि अगर हम एक रिसेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करके अगर हम इकोनॉमी को थोड़ा कूल ऑफ करेंगे, तो इकोनॉमी को कूल ऑफ करने के साथ ही जब इकोनॉमी कूल ऑफ होगी तो बॉन्ड यील्ड भी कूल ऑफ हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट भी कूल ऑफ हो जाएगी, और उसके बाद में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके वापस इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे। तो ये बेसिकली प्लान था, बट ये प्लान बैकफायर कर गया। और ये बैकफायर कर गया, करना ही था बेसिकली, क्योंकि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को खींचेंगे तो वो टूट जाती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, सिनेरियो एनालिसिस क्यों नहीं हुआ, सिचुएशन एनालिसिस क्यों नहीं हुआ, वी कैन नॉट से एनीथिंग। उन्होंने भी किया होगा, बट वो प्लान उन्होंने काम नहीं किया। उनको लगा होगा कि जो बड़ी इकोनॉमीज है वो टेबल पे आ जाएंगी हमसे नेगोशिएट करने के लिए, इस प्रकार हो जाएगा मामला। लेकिन अल्टीमेटली मामला सेटल नहीं हुआ, बिकॉज लड़ाई, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में है। अब जब ये टैरिफ का गेम स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन कंज्यूमर को, जो ऑलरेडी महंगाई की मार झेल रहा था, उस महंगाई की मार वाले कंज्यूमर को चीजें और महंगी होने लग गई।
क्योंकि बेसिकली चाइना डिफ्लेशन देता है, मतलब सस्ता माल एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ एक्चुअली महंगाई कम होती है। लेकिन अगर आप चाइना से ट्रेड बंद कर दिया, इतना महंगा ट्रेड कर रहे हैं, इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगा के ट्रेड कर रहे हैं, दैट मीन उसकी चीज़ों की रेट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब वो जो सस्ती चीज़ आ रही थी उसी के कंपैरिजन में दूसरी महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छे से उन्हीं चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकती, और ऑलरेडी कर चुकी होती। अगर करने की उनकी कैपेसिटी होती तो तभी तो वो वहाँ से चाइना से और दूसरी जगह से माल आ रहा है। जैसा फार्मास्यूटिकल की बात करें तो अमेरिकन फार्मा कंपनी सस्ती रेट में जेनेरिक दवाइयाँ नहीं बना पा रही, इसीलिए तो अमेरिका दूसरी जगह से इंपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल को। और फार्मास्यूटिकल हुआ या कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हुआ, चिप्स हुआ, वो इनको इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इवन नई अगर आप कैपेसिटी लगाते हैं तो उस कैपेसिटी का भी प्रोडक्शन ऑनलाइन आने में, फील्ड में आने में बहुत टाइम लग जाता है। और ऐसे एनवायरनमेंट में जहां कभी टैरिफ लग रहे हैं और टैरिफ घट रहे हैं, किस एंटरप्रेन्योर की हिम्मत होगी कि वो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा दे। तो इस वजह से अमेरिका में इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं लिया, और जो बॉन्ड की रेट्स थी वो भी कम होने का नाम नहीं ले रही, इवन बढ़ गई, 4.6 तक चली गई। और इसी के साथ में अमेरिकन मार्केट ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया। तो अमेरिकन मार्केट कोलैप्स कर रहा है, उसका मतलब सिंपल है कि वहां से आउटरेज स्टार्ट होगा, वहां की पॉपुलेशन जो है, पब्लिक जो है, वो आपके खिलाफ जाना शुरू कर देगी। क्योंकि जैसा हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान में क्या है कि लगभग 60-70% लोग फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसा अब्रप्ट डिसीजन नहीं ले सकती कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नाराज किया जा सके। सेम वे अमेरिका में 60-70% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनका जो 401 जो के है, रिटायरमेंट प्लान है, और भी कई तरीके का इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो सब जो चीज़ें हैं वो ये बताती है बेसिकली कि अगर किसी का पैसा कम हो रहा है तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो स्टॉक मार्केट कम होगा तो सब चीज़ें उसी स्टॉक मार्केट के से बेंचमार्किंग है, तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तो वहाँ की जनता में गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसलिए अब चूंकि थोड़े दिनों बाद में मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति के जो क्लोज एलाइज हैं, ट्रंप के जो साथी हैं, जो उनके नियर एंड डियर हैं, और ट्रंप खुद भी एक बिजनेसमैन है, और टेस्ला वाले मतलब जो भैया हैं हमारे इलॉन मस्क, उन्होंने तो साफ साफ कहा, क्योंकि बेसिकली वो कंपोनेंट बनाते नहीं है, वो इंपोर्ट करते हैं। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वो जो महंगी दरों पे जो इंपोर्ट करना पड़ेगा वो उनकी गाड़ी को महंगा बना देगा, और इसका असर टेस्ला के शेयर के ऊपर, टेस्ला की बिक्री के ऊपर, इन सब के ऊपर देखने को मिला था। बेसिकली टेस्ला वाले इलॉन मस्क से नाराज तो काफ़ी कारण से हैं, क्योंकि उन्होंने जो डोज वाला अभियान चलाया था ना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत लोगों की नौकरियाँ ले ली। अब सब लोग कहते हैं कि हम भी इनका क्यों सामान खरीदे, जब ये हमारी नौकरियाँ ले रहे हैं तो हम इनका सामान क्यों खरीदे। तो जो बहुत बड़बोलेपन से जो जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ में चीज़ें शुरू हुई थी, उनका बहुत ही अब्रप्ट एंड हो गया। बेसिकली अब ये बंदर गुड़ की दोबारा चलेगी नहीं, कुछ नया लेकर के आना पड़ेगा। और जनरली क्या होता है ना कि जब शेयर मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स और जो ऐसी जो चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ प्राइसेस, स्पेशली कमोडिटी प्राइसेस में भी एनर्जी प्राइसेस हुआ, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हुआ, या प्रीशियस मेटल्स हुआ, इनके भाव जब अब्रप्टली ऊपर नीचे हो जाएं तो इनको ज़्यादा कंट्रोल करने की प्रयास नहीं करना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हम इनको जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे को शॉर्ट टर्म के लिए बहुत खतरनाक पेन दे सकती हैं। इवन फॉरेन एक्सचेंज भी हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और दूसरी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा है। बहुत बार हिस्ट्री इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो हमें बताती है कि कहाँ पर हम जो पिछले लोगों ने चूक करी, गड़बड़ करी है, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ट्रंप को अपना डिसीजन रोल बैक लेना पड़ा। और अब बेसिकली हुआ क्या इस कारण से, इससे सबसे बड़ा घाटा क्या हुआ, ट्रंप की इमेज तो वैसे भी पलटू आदमी की इमेज है कि आज ये बोलेंगे कल वो बोल देंगे। होता नहीं है नॉर्मली कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको इस तरीके का सोचना नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो बट्टा लगाया ना, वो इमेज को लगाया यूएस की ब्रांड इमेज को। बेसिकली आज यूएस के ऊपर जो भरोसा है, आज जो उसके ऊपर उसकी जो सिक्का चलता था ना, वो सिक्का की ताकत कम हो गई है। उस ब्रांड इमेज को उन्होंने धक्का पहुंचाया है, क्योंकि बेसिकली जब डिप्लोमेसी के थ्रू एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को प्रोटेक्शन करते हुए जो यूएस आज तक दुनिया का चौधरी बना हुआ था ना, उस चौधरी पने की ताकत कम हो गई।
और ये एक बहुत बड़ा बट्टा है, इमेज के ऊपर बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है, और इसको बहुत टाइम लग जाएगा और उम्मीद करते हैं शायद ये हो भी ना, क्योंकि एक दुनिया दूसरे ऑर्डर में चली जाएगी। हमने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भी सोचा था, क्योंकि ये दुनिया अब ऐसी नहीं रहेगी, बिकॉज ट्रंप एक तो रिटेलिएशन के मूड में है, क्योंकि पिछली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे, मतलब पिछले टर्म में, उसके बाद अगली बार जो उनको बहुत बेइज्जती करके निकाला गया, ऐसा कह सकते हैं हम, उन्होंने फील किया बेसिकली, हमारा कहना क्या, तो जब वो दोबारा बनेंगे तो वो उन सब बातों का रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे, और उस बदला लेने के चक्कर में वो कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगे जो अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं होगी। अल्टीमेटली ट्रंप बिजनेसमैन है, ये हम पहले से कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप बिजनेसमैन है, वो किस मायने में फायदा देखेंगे अपना और दूसरों का, वो अलग बात है, लेकिन वो फायदा देख लेंगे। हम उनकी बातों से किस तरीके से फायदा उठाएं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जर्नली वो रात को कुछ बोलेंगे, अगले दिन सुबह कुछ बोलेंगे। ये जो बातें हैं ना, इस माहौल के बीच में विक्स हमेशा ऊपर रहना है। पूरे 4 साल के दौरान हमारी बीपी ऊपर नीचे होती रहनी है, लेकिन बीपी वो कभी भी इतनी नहीं होने देंगे कि वो पेशेंट मर ही जाए। ये इंपॉर्टेंट रखना है। तो जब भी माहौल खराब हो, सिचुएशन गड़बड़ हो, उस वक्त हमें चुपके से जाके हमारी जो अच्छे शेयरों की लिस्ट हमने बना के प्रिपेयर करके तैयार करके रखी है, उसमें जाना है। उसमें से हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा कैश रिजर्व है वो कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन लिवरेज नहीं लेने का, क्योंकि लिवरेज के मौके पे क्या होता है ना कि आपका सौदा पहले नीचे में पैनिक में कट जाता है। लिवरेज लेने का मौका तब है जब मार्केट इंडेक्स लेवल पे लगभग 30, 40, 50% की गिरावट दिखा दे, वो आज नहीं है। और उसके से भी इंपॉर्टेंट, वॉलेटिलिटी कूल ऑफ हो जानी चाहिए। वॉलेटिलिटी नहीं रहती बॉटम में, तब जाके ही हमारे को लिवरेज लेना है। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।